हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए क्लास 12th का सब्जेक्ट केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, वो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, यानी कि सब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ऑलरेडी वीडियो करा दिया है। मैंने 4 वीडियो ऑब्जेक्टिव वाला कराया है। अभी तक आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने ऑब्जेक्टिव का बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराया है। वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके आएंगे और इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव का देखने वाले हैं। हमारा सब्जेक्टिव का ये पहला वीडियो होने वाला है। ऐसे ही आपको 3-4 और सब्जेक्टिव के वीडियो मिलेंगे, तो आप सभी को इन सभी वीडियो को जरूर देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, दोनों को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी लेटेस्ट न्यूज हो या फिर PDF वगैरह हो तो वहीं पर सेंड किया जाता है सबसे पहले, इसलिए ज्वाइन करके जरूर रख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी की इसको शुरू करते हैं और यहाँ पर हम लोग टॉप 5 यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि आपके 5 मार्क्स में पूछे जाएंगे और कभी कभी इसी क्वेश्चंस को 3 मार्क्स में भी पूछ देता है। तो 3 मार्क्स में पूछेगा तो आपको आंसर थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखना है, और 5 मार्क्स में पूछेगा तो थोड़ा सा आंसर को लॉन्ग करके लिखेंगे। मैंने यहाँ पर 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही लिख के लाया हुआ है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं और एक एक करके यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार जैक बोर्ड में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं और इससे सब्जेक्टिव में तो पूछा ही जाता है, साथ में यहाँ से ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट है। अगर आप कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हैं तो ऑब्जेक्टिव में भी इससे क्वेश्चंस बनते हैं। जैक बोर्ड में आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा करके। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, डिफाइन द फ्लोइंग। तो यहाँ पर आपको डिफाइन करना है निम्नलिखित को, मतलब कि निम्न को परिभाषित करें। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगा आपको, ठीक है, क्योंकि दोनों मीडियम के स्टूडेंट है, इसलिए मैंने दोनों मीडियम में खुद से यहाँ पर लिख के लाया हुआ है। तो देखिए पहला है मोलालिटी, यानी कि मोललता। फिर दूसरा है मोल फ्रैक्शन, यानी कि मोल अंश। और फिर तीसरा है मोलारिटी, यानी कि मोलरता। तो यहाँ पर इसमें 3 क्वेश्चन है और ये 5 मार्क्स में पूछे जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले मोलालिटी को डिफाइन करना है, फिर मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करना है और फिर मोलारिटी को डिफाइन करना है। और यहाँ पर डिफाइन करेंगे तो अच्छे से डिफाइन करेंगे, मतलब कि यहाँ पर साथ में हम लोग फॉर्मूला वगैरह भी यहाँ पर लिखते चलेंगे। तो चलिए ये 5 मार्क्स में पूछा जाएगा और इससे ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि मैंने आपको ऑब्जेक्टिव वाला कराया है, तो वहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, हम लोग डिफाइन करते हैं। सबसे पहले मोलालिटी यानी कि मोललता, और हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको बताया जाएगा, उसके लिए आप लोग यहाँ पर चिंतित ना हो। चलिए देखिए, तो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं मोलालिटी को। तो मोलालिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखिए मोलालिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि पर किलोग्राम सॉल्वेंट में जो प्रेजेंट होता है क्या मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलालिटी बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में देख लीजिए, 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन, मैंने खुद से इसको मॉडिफाई करके बनाया हुआ है। तो चलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने बता दिया, और इसके बाद आपको यहाँ पर ऐसे फॉर्मूला लिख देना है, ठीक है, बॉक्स बना करके। देखिए मोलालिटी को यानी कि मोललता को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। स्मॉल m इज इक्वल टू आ जाएगा ऊपर में मोल्स ऑफ सोल्यूट और नीचे आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किस में, तो kg में, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट्स इन kg, ध्यान रखिएगा हमेशा से। और यहाँ पर देखिए हिंदी में इसी को लिख सकते हैं, हिंदी वाले स्टूडेंट, विलेय की मोलों की संख्या ऊपर रहेगा और नीचे विलायक का द्रव्यमान रहेगा kg में, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो एक को हमने डिफाइन कर दिया, मतलब कि मोललता को हमने डिफाइन कर दिया, मोलालिटी को डिफाइन कर दिया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट था हमारे पास क्या था, मोल फ्रैक्शन था। क्या, मोल फ्रैक्शन, यानी कि मोल अंश बोलते हैं हिंदी में। तो इसको डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे, तो मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर। तो सबसे पहले कि मोल फ्रैक्शन क्या है, तो ये एक रेशियो, वो भी किसका रेशियो है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इन अ मिक्सचर, यानी कि एक मिक्सचर में, ठीक है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, x a से डिनोट हम लोग कर सकते हैं अगर a का हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो
ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए ए का निकालना है तो हम लोग एक्स ए से डिनोट करेंगे और जनरली फॉर्मूला को हम लोग ऐसे ही डिनोट करते हैं। तो एक्स ए इज इक्वल टू आ जाएगा एन ए अपॉन में एन ए प्लस एन बी, मतलब कि जिसका निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं और नीचे दोनों का सम रखते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। हिंदी में भी देख लेते हैं, और जो यहाँ पर फॉर्मूला है हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए सेम होगा, इसलिए मैं यहाँ पर 2 बार फॉर्मूला को लिखने वाला हूँ नहीं, बस यहाँ पर हिंदी में आप लोग डेफिनेशन को देख लीजिए। तो क्या है, किसी बिलियन में विलय तथा किसी बिलियन में विलय तथा बिलियन के मोलों की संख्या का अनुपात, या फिर विलायक एवं बिलियन के मोलों की संख्या के अनुपात मोल अंश कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसके बाद एक और हमसे डिफाइन करने के लिए बोला था, जो कि क्या था, मोलारिटी था, यानी कि मोलारता था। क्या, मोलारता। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो सेम है मोलालिटी की तरह ही। तो मोलारिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलारिटी बोलते हैं। हिंदी में 1 लीटर बिलियन में विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलारता कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा सरल सा डिफरेंशन यहाँ पर देख लीजिए, फॉर्मूला देख लीजिए। इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। किससे, कैपिटल एम से। और ये क्या होता है, तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और हिंदी में इसी को लिखेंगे विलय के मोलों की संख्या, और यहाँ पर बाटा में लिखेंगे बिलियन का आयतन किस में, लीटर में। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो गया डन। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर में मिस्टेक हुआ है, ये हमारा सेकेंड है। क्या, सेकेंड क्या बोल रहा है, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में विभेद कीजिए या फिर अंतर बताइए। और ये भी 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। 5 मार्क्स में पूछा जाएगा तो 4 पॉइंट या फिर 5 पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं। और देखिए, चूंकि हमसे डिफरेंशिएट करने के लिए बोला तो हम लोग ऐसे कॉलम बना करके करेंगे, क्योंकि कॉलम बना के करते हैं तो यहाँ पर एग्जामिनर पर जो इंप्रेशन है अच्छा जाता है, मतलब कि आपके नंबर कटने के चांस बहुत कम रहते हैं। ठीक है, और कॉलम बना के यहाँ पर मतलब क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएट करने में भी आसानी होती है। चलिए, एक तरफ लिख देंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और एक तरफ लिख देंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पर CON का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन, ऑन द टर्म्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशंस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो एक डिफिनेशन हमने दे दिया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसे बोला जाता है। इसके बाद वैसे ही मॉलिक्यूलरिटी को यहाँ पर डिफाइन कर देंगे, तो ये हमारा पहला अंतर हो जाएगा कि एक्चुअली में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है। पहला अंतर तो यही हो जाएगा। देखिए इंग्लिश में, द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व्स इन द एलिमेंट्री स्टेप ऑफ अ रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पर डिफरेंस ये हो गया हमारे पास। इसके बाद अभी हिंदी मीडियम में भी बताया जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास सेकेंड डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो क्या है, डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली फ्रॉम द रेट इक्वेशन, यानी कि जो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है इसको हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सेकेंड पॉइंट। और इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो डिटरमाइंड बाय द रिएक्शन मैकेनिज्म, यानी कि रिएक्शन मैकेनिज्म के द्वारा हम लोग मॉलिक्यूलरिटी को क्या करते हैं, यहाँ पर डिटरमाइन करते हैं। चलिए थर्ड यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा पॉइंट, तो कैन बी अ होल नंबर, मतलब कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये होल नंबर हो सकता है, जिसमें कि फ्रैक्शन भी हो सकता है, इवन 0 भी हो सकता है। जबकि जो मॉलिक्यूलरिटी है ऑलवेज अ होल नंबर। ठीक है, ये हमेशा एक होल नंबर रहेगा। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे। ठीक है, ये कभी भी मतलब कि नेवर फ्रैक्शनल और 0, मतलब कभी भी ये 0 नहीं होगा और नहीं कभी ये फ्रैक्शनल होगा। क्या, मॉलिक्यूलरिटी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और फिर यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख देंगे तो 5 मार्क्स के लिए हमारा काफ़ी है। तो यहाँ पर लिखेंगे एग्जाम्पल फॉर द रिएक्शन R इज इक्वल टू K, और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A है, और यहाँ पर B है, और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ऑर्डर लिखें द ऑर्डर इज, तो ऑर्डर क्या जाएगा 1 + 2 = 3, इस प्रकार से। और यहाँ पर लिखेंगे इसके में मॉलिक्यूलरिटी में, इफ अ रिएक्शन स्टेप इन्वॉल्व्स 2 मॉलिक्यूल्स कोल्डिंग इट्स मॉलिक्यूलरिटी इज 2। ठीक है, बायोमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। और सेम इसी को मैंने यहाँ पर हिंदी में लिखा है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए मैं यहाँ पर पढ़ के बता देता हूँ। पहला अंतर लिखेंगे कि अभिक्रिया की कोटि उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता की घातों की योग के बराबर होती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की कोटि बोलते हैं। फिर अभिक्रिया की आणविकता, तो उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या होती है, उसी को हम लोग अभिक्रिया की आणविकता बोलते हैं। पहला अंतर तो यही हो गया। दूसरा,
अभिक्रिया की कोटि को प्रायोगिक तौर पर जाना जाता है, जबकि आणविकता को सैद्धांतिक तौर पर जाना जाता है। दूसरा अंतर हो गया। इसके बाद तीसरा अंतर लिखेंगे, अभिक्रिया की कोटि भिन्नात्मक या शून्य भी हो सकती है। मतलब कि जो कोटि है ये भिन्नात्मक मतलब कि भिन्न के रूप में हो सकती है या फिर शून्य हो सकती है, जबकि आणविकता का मान पूर्ण संख्या होती है। और जबकि जो आणविकता है ये हमेशा क्या होगा, इसका मान एक पूर्ण संख्या होगा। और जो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पर ये वाला एक एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, बस हो गया। इसके बाद चलिए अगला है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा 3rd नंबर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो जो फैराडे का लॉ होता है इलेक्ट्रोलिसिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे न्यूमेरिकल वाला भी क्वेश्चंस बन जाता है और डायरेक्टली मतलब कि आपको लॉ डिफाइन करने के लिए भी बोल देता है, कैसे भी करके बन सकता है। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो फैराडेज फर्स्ट लॉ, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले फैराडेज फर्स्ट लॉ को डिफाइन करते हैं और उसका फॉर्मूला वगैरह भी सारा कुछ लिख देंगे और इसके बाद सेकेंड लॉ को डिफाइन करेंगे और सेम टू सेम हिंदी में भी आपको अभी मिल जाएगा। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, यानी कि इस नियम के अनुसार, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन एन इलेक्ट्रोड इज प्रोपोर्शनल टू द फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करेंट। तो यहाँ पर देखिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो W है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q के, और यहाँ पर Q को हम लोग लिख सकते हैं IT के रूप में। ठीक है, और जब यहाँ पर प्रोपोर्शनल का क्या बोलते हैं साइन हटेगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा Z। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट लॉ फैराडे के लिए ये हमारा फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू ZIT, ध्यान में रखिएगा। चलिए, अब यहाँ पर कौन चीज क्या है, यहाँ पर देखिए वेयर W क्या है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड, यानी कि इलेक्ट्रोड पर जो अमाउंट है सब्सटेंस का जो मतलब डिपॉजिट हुआ है, यहाँ पर W ये है। इसके बाद Z क्या है, इट इज अ कांस्टेंट, तो ये एक कांस्टेंट है। I क्या है, तो ये इलेक्ट्रिक करंट है, मतलब कि करंट है, और T क्या है, तो टाइम है। ठीक है, तो इस तरह से प्रॉपर वे में आपको डिफाइन करना है, प्रॉपर वे में फॉर्मूला को लिखना है और कौन चीज़ यहाँ पर क्या है आपको ये भी बता देना है। ठीक है, ताकि आपके नंबर्स कटने के चांस एक भी ना रहे। ठीक है, चलिए अब फैराडेज सेकेंड लॉ, मतलब कि फैराडे का सेकेंड नियम क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, if the same electric current is passed on an electrode for the same time, then the amount of material deposited on the electron is proportional to the equivalent weight। तो equivalent weight के इक्वल होगा। देखिए, फॉर द फर्स्ट इलेक्ट्रोड, यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रोड के लिए W1 इज इक्वल मतलब प्रोपोर्शनल होगा किसके, E1 के, इक्वेशन 1 मान लीजिए। और ऐसे ही सेकेंड इलेक्ट्रोड के लिए यहाँ पर W2 इज मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा E2 के, इक्वेशन 2 मान लीजिए। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बता देते हैं कि E1 और E2 है क्या। वेयर E1 एंड E2 आर इक्विवेलेंट वेट एंड W1 and W2 are the amount of material deposited on the two electrodes। तो यहाँ पर सारा चीज मैंने प्रॉपर वे में लिखा कि कौन सा चीज क्या है, कैसे कर रहे हैं। अब इक्वेशन 1 को डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन 2 से, यानी कि 1/2 करेंगे तो W1/W2 आ जाएगा हमारे पास, और ये E1/E2 हो जाएगा, इक्वेशन 3 हो जाएगा। ठीक है, वी नो डैट फ्रॉम फैराडेज फर्स्ट लॉ, और फैराडे का फर्स्ट लॉ से हम लोग जानते हैं कि W इज इक्वल टू ZIT। अभी हमने फैराडे फर्स्ट लॉ में इसको लिखा था, तो बस W की जगह पर इसको हम लोग पुट कर सकते हैं। जैसे W1 की जगह पर Z1 आ जाएगा, W2 की जगह पर Z2 आ जाएगा। ठीक है, और इसी वैल्यू को पुट करेंगे और इसके बाद यहाँ पर देखिए पुट कर दिया W1 की जगह पर, W2 की जगह पर, और इधर E1 और E2 है। IT कैंसिल हो जाएगा तो Z1/Z2 इज इक्वल टू हो जाएगा E1/E2। और यही हमारा फैराडे का सेकेंड लॉ के लिए मेन एक्सप्रेशंस होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और सेम उसी चीज़ को यहाँ पर हिंदी में बताया गया, बस आपको यहाँ पर डेफिनेशन को हिंदी में बता देते हैं। बाकी जो फार्मूला है या फिर जो भी इक्वेशन वगैरह मैंने किया सेम टू सेम वैसे ही होगा, हिंदी में कुछ अलग नहीं हो जाएगा, हिंदी में कुछ अलग यहाँ पर फॉर्मूला नहीं आ जाएगा। सिर्फ आपको यहाँ पर हिंदी में क्या करते हैं, डेफिनेशन बता देते हैं। देखिए, फैराडे का प्रथम नियम, इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होती है। ठीक है, और फिर वही वाला फॉर्मूला सेम टू सेम वैसे ही लिख देंगे। और कौन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए W क्या है, तो इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ की मात्रा है। Z क्या है, तो एक स्थिरांक है जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। और I क्या है, तो विद्युत धारा है, और समय यहाँ पर है T। इसके बाद फैराडे का द्वितीय नियम, तो इस नियम के अनुसार दो इलेक्ट्रोड पर यदि समान विद्युत धारा समान समय के लिए प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ की मात्रा तुल्यांक भारों के समानुपाती होती है। ठीक है, और सेम टू सेम वैसे ही करेंगे, बस यहाँ पर कौन सा किया है हिंदी में लिख देंगे। E1 तथा E2 तुल्यांकी भार हैं।
और W1 और W2 क्या है, तो इलेक्ट्रोडों पर जमा पदार्थ की मात्रा है। और सेम टू सेम वैसे ही इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से, मतलब कि समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करेंगे और आपको वही एक्सप्रेशन यहाँ पर निकल के आ जाएगा। चलिए अब लास्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए, इसके बाद आपको और सब्जेक्टिव क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो यहाँ आपसे बोलेगा डिफ्रेंशिएट बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, या फिर बोलेगा कि डीएनए और आरएनए में अंतर बताए। अच्छा, जो यहाँ पर बायोलॉजी वाले स्टूडेंट होंगे उनका यहाँ पर बेनिफिट हो जाता है कि बायोलॉजी में भी ये क्वेश्चन रहता है और केमिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन रहता है, मतलब कि ये क्वेश्चन बायोलॉजी और केमिस्ट्री में कॉमन हो जाता है, ठीक है। तो उनको आई थिंक ये पता होगा। तो मतलब ये क्वेश्चंस तो है इंपॉर्टेंट, लेकिन बायोलॉजी वाले स्टूडेंट बायोलॉजी में भी पढ़ चुके होते हैं तो उनके लिए ये ईजी हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि केमिस्ट्री में ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ पर डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए डीएनए और आरएनए में आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोलेगा, मतलब कि डिफरेंस करने के लिए बोलेगा। तो चलिए कॉलम बना के ही करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हिंदी मीडियम में है तो सबसे पहले आपको हिंदी मीडियम में ही बता देते हैं, इसके बाद इंग्लिश में बताएंगे। तो एक तरफ लिख लेंगे डीएनए, एक तरफ लिख लेंगे आरएनए। तो 5 मार्क्स में पूछेगा तो 5 यहाँ पर डिफरेंस मैक्सिमम होगा, 5 डिफरेंस मैक्सिमम। 3 मार्क्स में पूछेगा तो 3 ही लिखेंगे। तो पहला डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, जबकि आरएनए में राइबोज शर्करा होती है, पहला अंतर। इसके बाद क्या लिखेंगे कि थायमिन नाइट्रोजन बेस होता है। तो जो डीएनए का बेस होता है थायमिन नाइट्रोजन होता है, और थायमिन का स्थान पर यहाँ पर यूरासिल नाइट्रोजन बेस होता है, किसमें, आरएनए में, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो हमारा डीएनए है यह द्विसूत्री यानी कि डबल स्टैंडर्ड तथा कुंडलित होती है, यानी कि हेलिकल होती है। और जो हमारा आरएनए है यह एकल सूत्री यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड होता है। तो 3 अंतर, अभी 2 अंतर और लिखेंगे अगर 5 मार्क्स के लिए है तो, ठीक है, अदरवाइज 3 ही अंतर लिख के छोड़ देंगे अगर 3 मार्क्स के लिए है तो अगला अंतर, यह आनुवांशिक पदार्थ यानी कि जेनेटिक मटेरियल है तथा वंशागति की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। और आरएनए के लिए यह आनुवांशिक पदार्थ नहीं है बल्कि प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। इसके बाद एक और डिफरेंशिएट लिखेंगे 5 मार्क्स के लिए, यह कोशिका के नाभिक यानी कि न्यूक्लियस में क्रोमैटिन सूत्रों, ठीक है, क्रोमैटिन ट्रेड्स के रूप में पाया जाता है। और जो कि हमारा जो आरएनए है यह कोशिका के नाभिक या साइटोप्लाज्म तथा राइबोसोम में पाया जाता है। तो यहाँ पर हिंदी में हो गया, ठीक है। 5 डिफरेंस यहाँ पर मैक्सिमम, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैंने 6 लिख लिए हैं, तो आप लोग चाहे तो छठा भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 मैक्सिमम होते हैं, ठीक है। और सेम टू सेम यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में दिया गया है, एक तरफ डीएनए और एक तरफ आरएनए। तो पहला डिफरेंस सेम टू सेम वही है कि डीएनए कॉन्टेंस डीऑक्सीराइबोज शुगर, आरएनए कॉन्टेंस राइबोज शुगर, फर्स्ट डिफरेंस हो गया। इसके बाद सेकेंड कि थायमिन इज प्रेजेंट एज अ नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस के रूप में यहाँ पर थायमिन प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर इंस्टेड ऑफ थायमिन यूरासिल इज प्रेजेंट एज अ नाइट्रोजन बेस। तो यहाँ पर यूरासिल होता है प्रेजेंट नाइट्रोजन बेस के तौर पर। इसके बाद इट इज डबल स्टैंडर्ड हेलिकल एंड कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री हेलिक्स, ठीक है। और यहाँ पर इट इज यूजुअली सिंगल स्टैंडर्ड हेलिक्स, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा कि इट इज अ जेनेटिक मटेरियल दैट कैरीज हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल्स ऑल बायोकेमिकल्स प्रोसेस। और जबकि आरएनए के लिए हो जाएगा हमारा कि इट इज नॉट अ जेनेटिक मटेरियल बट इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्लेज एज अ क्रूशियल रोल इन वेरियस एज जेनेटिक मटेरियल्स। और इसके बाद यहाँ पर एक और लिख देंगे तो यहाँ पर यहीं पर हमारा 5 हो जाएगा। ये यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा था 6 वाला, जो कि आपको लिखने की जरूरत है नहीं, अदरवाइज अगर आप लोग लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए लास्ट पॉइंट लिखेंगे कि इट रिमेन्स इन द न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन थ्रेड्स। और आरएनए के लिए लिखेंगे कि इट इज फाउंड इन द न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म एंड राइबोसोम, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने मतलब लिख दिया। तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मैंने बताया है, और आपको मैं बार बार बोलता हूँ कि कॉलम बनाकर ही आप लोग डिफरेंस कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो अगर डिफरेंस करने के लिए बोलेगा तो कॉलम बना के कीजिएगा, क्योंकि कॉलम बना के करने में यहाँ पर आपका इंप्रेशन अच्छा जाता है एग्जामिनर पर, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पर 4-5 जो भी मैंने क्वेश्चन लिए थे सब्जेक्टिव के मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक एक करके मैंने आपको बता दिया। बाकी के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ऐसे ही 4-5 आपको सब्जेक्टिव का वीडियो दिया जाएगा, और इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव का एक आध दे देंगे। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा।